हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी इन पर ध्यान नहीं देना है, पहले समझिए कि हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन जैसा भी, अगर मैकेनिज्म के बेसिस की बात करें तो मैकेनिज्म के बेसिस पर हम लोग का रिएक्शन दो टाइप में था, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर रिएक्शन सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे बोलते हैं जहां पर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, ए से हम लोग का बी बना, और दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में जो बी बना है वो दूसरे स्टेप में रिएक्ट कर कर क्या बन जा रहा है, सी बन जा रहा है। तो हम लोग का रिएक्शन कौन सा हो गया, तो ए से सी। तो ए से सी ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग का क्वेश्चन में बता दिया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म दे देगा। तो जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ए से सी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया गया है। रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से फिर क्या बन जा रहा है, सी बन रहा है। तो इस मैकेनिज्म के बेसिस पर हमें पता करना रहेगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, ऑर्डर निकालना रहेगा, या रिएक्शन का क्या लिखना रहेगा, रेट लॉ लिखना रहेगा। तो मैकेनिज्म के बेसिस पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं या रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इन पॉइंट्स पर आने से पहले हम लोग मैकेनिज्म जो पढ़े थे, एकदम पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में जो बातें बताया गया था उसको थोड़ा रिकॉल कर लें। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जैसे स्टेप 1 एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्टेप 2 एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। दूसरा और भी कुछ पॉइंट, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोफिशिएंट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लें। यहां पर बताइए ए क्या है, तो ए रिएक्टेंट है, ए हम लोग का रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है। सी क्या है, तो सी हम लोग का प्रोडक्ट है, सी हम लोग का प्रोडक्ट। लेकिन मैकेनिज्म में एक स्पेसिस हमें दिख रहा है बी, पहले स्टेप में भी है, दूसरे स्टेप में भी है। तो जो स्पेसिस मैकेनिज्म में तो है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, वैसे स्पेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इंटरमीडिएट या तो कैटलिस्ट बोला जाता है। तो फिर से सारी बातों को हम लोग रिकॉल कर लें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्पेसिस प्रेजेंट है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट या कैटलिस्ट। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोफिशिएंट बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप ये कीजिए, ये 3 पॉइंट लिखा गया है, इसको अपने कॉपी में उतारिए और एक एक कर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। पहले तो जो 3 पॉइंट मैकेनिज्म से रिलेटेड, इन्हीं पॉइंट्स का यूज कर कर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। तो 3 पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिए। चलिए अब समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हो रहा है, तो उसका स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, वही रेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इसको समझते हैं हम लोग। तो जैसे अभी एक रिएक्शन दिया गया था ए से सी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था।
ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था। पहला स्टेप ए से बी और दूसरा स्टेप क्या था हम लोग का, तो बी से सी था। दूसरा स्टेप हम लोग का बी से सी। ये सब उतारना नहीं है, इधर हम लोग सब रफ कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। पहला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको आरडीएस भी हम लोग कहते हैं। तो मान लिया जाए हम लोग पहले स्टेप को स्लो कर देते हैं, दूसरे स्टेप को फास्ट कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन आ गया ए से सी, ए से सी बन रहा है। तो ये जो सी का जो बनने का जो रेट होगा, सी का बनने का रेट, वो पहले स्टेप पर डिपेंड करेगा। कैसे, तो यहाँ पर लोग बोल सकते हैं सर सी तो बड़ा फास्ट बन रहा है। भाई ठीक है, सी बहुत फास्ट बन रहा है, बी से सी बन गया, तुरंत बन गया, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन गया। लेकिन सी तो तभी बनेगा ना जब बी बनेगा, और बी तो धीरे 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 बन रहा है। ए से बी बना धीरे धीरे, फिर ए से बी बना स्लोली, फिर ए से बी बना स्लोली, और बी जैसे ही बन रहा है वैसे ही सी में कन्वर्ट हो जा रहा है फास्ट। तो बी जैसे ही बन रहा है वैसे ही सी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, सी को वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा बी के बनने का। ए से बी बना, स्लोली बना है, ठीक है ना। बी जैसे ही बना वो तुरंत सी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो बी तो खत्म हो गया। तो सी को वेट करना पड़ेगा बी के बनने का। जब तक बी बनेगा नहीं तब तक सी कैसे बनेगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के रेट को जो डिटरमाइन करेगा वो कौन डिटरमाइन कर देगा, तो पहला स्टेप जो स्लो होगा, इसको थोड़ा हम लोग चेंज करें। बोल दिया है कि नहीं सर, पहला स्टेप फास्ट है, पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप क्या है हम लोग का, स्लो है। तो यहाँ भी रेट को, सी के बनने का रेट स्लो स्टेप ही डिटरमाइन करेगा। कैसे, ए से बी बड़ा फास्ट बन गया, ए खत्म हो गया, लेकिन ए खत्म होकर सी में तुरंत नहीं बन रहा है। ए खत्म हो गया, ए से बी बन गया, लेकिन बी से फिर सी क्या बन रहा है, तो धीरे 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 बन रहा है। तो इस बार फिर सी का बनने का रेट किसने डिसाइड कर दिया, तो स्लो स्टेप ने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए से बी, ये तो बड़ा फास्ट कन्वर्ट हो गया, तुरंत ए से बी में कन्वर्जन हो गया। लेकिन अब दूसरे पर ध्यान दीजिए, बी बन तो गया, लेकिन बी से सी क्या हो रहा है, धीरे धीरे। तो सी जो बन रहा है वो धीरे धीरे बन रहा है। तो फिर से सी का बनने का रेट किसने डिसाइड किया, तो स्लो स्टेप ने डिसाइड किया। इसको दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रेट, स्लो स्टेप, वो रेट को कैसे डिटरमाइन करता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग घर में खाना वगैरह ये सब खा रहे हैं, और कुकिंग करने वाला जो पर्सन है वो एक ही कुक है, वन पर्सन, एक ही पर्सन है। और जो खाने वाले जो लोग हैं, ईट करने वाले, वो भी एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है। अभी सिंपल केस समझिए, तो रसोई में मान लीजिए कि रोटी बनाया जा रहा है, और खाने वाला भी एक ही पर्सन है। तो रोटी बनाने वाला कंडीशन ये लगा हुआ है हम लोगों का कि भाई एक ही बार में पूरा बना के मत दे दो, ठीक है ना। जैसे जैसे एक एक रोटी खाएंगे वैसे वैसे बनाकर देना है। तो रोटी बनाने वाला तो फटाफट 2 3 4 5 10 रोटी बना लेगा, लेकिन खाने वाला फटाफट 5 10 रोटी एक बार में नहीं खा जाएगा। ये एक एक रोटी धीरे धीरे, एक एक रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खाएगा। तो ये बताइए, यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ था कि जब मैं खाऊंगा एक रोटी तब दूसरा देना है, दूसरा खाऊंगा तब तीसरा देना है, तीसरा खाऊंगा तब चौथा देना है। तो ये जो पर्सन जो खा रहा है रोटी, वो एक टुकड़ा तोड़ा, दूसरा टुकड़ा खाया, तीसरा टुकड़ा खाया, तो जब तक ये एक रोटी कंप्लीट करेगा तब तक बनाने वाला तो ज़्यादा रोटी बना देगा। लेकिन भाई ये जो बनाने वाला है फास्ट बना तो सकता है, लेकिन इसको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि ये पर्सन खाने वाला एक रोटी क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो ये बना तो सकता था फास्ट, लेकिन इस फास्ट वाले को वेट करना पड़ गया, किसका, स्लो वाले का। तो यहाँ पर रेट को किसने डिटरमाइन कर दिया, तो खाने वाला जो स्लो था। कंडीशन को रिवर्स कर दे, बोले कि हम लोग के घर में 5 गेस्ट आ गए, ठीक है ना, 5 गेस्ट आ गए और उनको खाना दिया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बनाने वाला पर्सन अभी भी एक ही है ना, रोटी बनाने वाला पर्सन अभी भी एक ही है, लेकिन खाने वाले पर्सन जो आ गए हैं वो 5 गेस्ट आ गए हैं। अब उनको खाना दे दिया गया,
बनाने वाले ने क्या किया, एक एक रोटी सबके थाली में दे दिया। तो 5 पर्सन सबके थाली में एक एक रोटी दे दिया गया है। अब बनाने वाला पर्सन जब एक बार रोटी लाएगा तो 5 लाएगा, तब ना सबको एक एक रोटी देगा। अब जरा ये बताइए, यहाँ पर जो खाने वाले लोग हैं वो 5 लोग मिलकर 5 रोटी फटाफट खा गए, लेकिन बनाने वाला तब तक अभी 5 रोटी बना ही नहीं पाया है। तो ये जो 5 गेस्ट है ये मिलकर 5 रोटी फटाफट खा गए, लेकिन फटाफट खा तो गए, ये फास्ट हो गए, लेकिन इनको वेट करना पड़ जाएगा कि बनाने वाला पर्सन जब दोबारा रोटी देगा तभी तो ये खाना चालू रखेंगे। तो ये बताइए, इस बार ये 5 गेस्ट 5 रोटी फटाफट जल्दी खा गए, लेकिन इनको इंतजार करना पड़ गया बनाने वाले का कि वो बनाकर रोटी देगा तभी हम खाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस अगर आपस में लिंक हो जाते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस का जो रेट डिटरमाइन करता है वो स्लो प्रोसेस डिटरमाइन करता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर रेट निकालने जा रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखिए कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोएस्ट स्टेप का रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप कौन सा होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग क्वेश्चन का स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देगा तो 2 स्टेप में है, 3 स्टेप में है, 4 स्टेप में है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वो ओवरऑल रेट के क्या होगा, बराबर होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये एक फैक्ट है जो कि हम लोगों को याद रखना है बिल्कुल दिमाग में। फोटोकेमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, ये एक फोटोकेमिकल का एग्जांपल है। जैसे बोला जाए फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। तो हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड पॉइंट, फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड पॉइंट, हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप कैसा स्टेप होता है, तो एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप या एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट और ऑर्डर क्या होते हैं, तो सेम होते हैं। तो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन elementary reaction, order and coefficient, is equal। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पांचवा पॉइंट, खुद से कॉमन सेंस लगाकर, अभी मैं जो पूछ रहा हूं अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रहा है, ए से बी और दूसरा स्टेप क्या है, तो बी से सी। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ए से सी। तो यहां पर बी क्या है, तो बी पहले स्टेप में बना, दूसरे में खत्म हो गया। तो बी तो ड्यूरिंग रिएक्शन बना था और फिर खत्म भी हो गया। तो बी बीच में ही बना था और बीच में ही खत्म हो गया। तो ये बताइए, ओवरऑल रेट लॉ में या फाइनल रेट लॉ में ये बी इंटरमीडिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ध्यान से सोचकर बताइएगा। भाई बी ड्यूरिंग रिएक्शन बना था, फिर खत्म भी हो गया, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट तो था ए, प्रोडक्ट था सी। तो हम लोग का जो फाइनल रेट लॉ होगा, क्या उसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, वो रहा कहाँ, वो तो बीच में ही बना और बीच में ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो इन फाइनल
rate law expression, in final rate law expression intermediates are not represented. इंटरमीडिएट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। तो हमेशा ध्यान में रखिए फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। इन्हीं 5 पॉइंट के हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, तो उसका रेट लॉ निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे, तो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, तो हम लोग स्लोएस्ट स्टेप का रेट देखेंगे। और चूंकि प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप का जो कोफिशिएंट होगा और उसका ऑर्डर वो क्या होगा, हम लोग का बराबर होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो 3 पॉइंट याद रखिए। पहला स्टेप देखेंगे स्लोएस्ट स्टेप, फिर उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और कोएफिशिएंट सेम होता है। फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हमें इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करना है, उसको अगर आया तो उसे क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो हम लोग आते हैं मैकेनिज्म के क्वेश्चन पर कि इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप लोग इधर का उतारिए। पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन, ये हम लोग का रिएक्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, NOBr बना रहे हैं। फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप रिवर्सिबल है और फास्ट है, और दूसरा स्टेप इरिवर्सिबल है और स्लो है। हमें मैकेनिज्म दे दिया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। मैकेनिज्म दे दिया गया, पूछा क्या जा रहा है, सजेस्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें निकालना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये K1 रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, तो K2 है। तो K1 रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, K2 रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, और K3 ये रेट कांस्टेंट सेकंड स्टेप का है। तो हमें इस मैकेनिज्म के बेसिस पर रेट लॉ लिखना है। तो सबसे पहले पहचानिए NOBr2 मैकेनिज्म में है, NOBr2 मैकेनिज्म में है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है। तो NOBr2 क्या हम लोग का इंटरमीडिएट है। तो पहला पॉइंट इंटरमीडिएट हम लोग पहचान गए। इंटरमीडिएट कौन है, तो NOBr2 है। तो फाइनल रेट लॉ के एक्सप्रेशन में NOBr2 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं स्लो स्टेप कौन सा है, तो सेकेंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। तो सेकेंड स्टेप का जो रेट होगा वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट के बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड स्टेप का रेट लिखेंगे। तो सेकेंड स्टेप का रेट लिखिए, R इक्वल टू रेट कांस्टेंट है K3। तो सेकेंड स्टेप का रेट हम लोग लिखने जा रहे हैं, R इक्वल टू रेट कांस्टेंट K3। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर और कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। तो भाई कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1, तो ऑर्डर भी 1 रहेगा। तो R इक्वल टू K3, NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 और NO का कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना हो जाएगा, 1। ये हम लोग रेट ला लिखती है। तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग, पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप ही हम लोग का ये था कि सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप को पहचानना है। तो स्लोएस्ट स्टेप सेकंड स्टेप है। अब जो स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है।
तो इसका जो रेट होगा वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, तो हम लोगों ने इसका रेट लिख दिया। अब प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो यहाँ ऑर्डर और कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ लिख तो दिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फंस रहा है भाई, ये फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर में इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हमें NOBr2 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको समझिएगा। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद कीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2, इसका रेशियो होता है। और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अब लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर में रहेगा और डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या रहेगा, NO का कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन। तो डिनोमिनेटर में NO का कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कैसे, तो ऊपर में राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन और डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग इसको पूरा उतारिए, मैं इधर मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग पूरा उतार लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। तो अब इस इक्वेशन को यूज किया जाए, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करें। तो इस इक्वेशन को यूज करने पर क्या आएगा हम लोग का, NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन, NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो K1/K2 इंटू ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NO का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब NOBr का कॉन्सेंट्रेशन जो निकला इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का K3। NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन पुट कीजिए यहाँ पर, तो K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2 पुट कर दें, तो ये ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NO के कॉन्सेंट्रेशन का क्या आ गया हम लोग का, स्क्वायर आ गया। K1 K2 K3 मिलकर क्या है, K1 K2 K3 सब कांस्टेंट है, तो K1 भी कांस्टेंट, K2 भी कांस्टेंट, K3 भी कांस्टेंट, तो मिलकर एक अनदर कांस्टेंट जिसको कि हम लोग K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R इक्वल टू K एक अनदर कांस्टेंट, ये NO के कॉन्सेंट्रेशन का क्या आ गया हम लोग का स्क्वायर, और ये ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर ऑन। अब जरा देखा जाए ये जो फाइनल रेट लाया है इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को दोबारा अपने से बनाइएगा, लेकिन अपने से बनाने से पहले अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने माइंड में छापिए, उसको अपने माइंड में सेट कीजिए। क्या क्या, तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि सबसे स्लो स्टेप को चेक करेंगे। अब जो स्लो स्टेप का रेट होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा, तो हमें स्लो स्टेप का रेट ला लिख देना है। और कैसे लिखेंगे, तो भाई वो तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका ऑर्डर और कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर उस रेट ला में इंटरमीडिएट नहीं आया वहीं पर आंसर आ जाएगा, तुरंत क्वेश्चन खत्म। लेकिन जैसा कि यहाँ पर था नहीं, अगर उस रेट ला में स्लोएस्ट स्टेप के रेट ला में इंटरमीडिएट आया तो हमें उस इंटरमीडिएट को क्या करना है, तो एलिमिनेट कर देना है, जैसा कि अभी हमने किया था। तो इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए तब दूसरा क्वेश्चन को समझिए, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन को तुरंत समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए तब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को समझना है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझें। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो फॉर द रिएक्शन, ये हम लोग का रिएक्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फॉर द रिएक्शन, यही रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है।
तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया। फॉर द रिएक्शन द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन सजेस्टेड। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है। ये रिएक्शन हम लोग का 3 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप रिवर्सिबल फास्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले स्टेप का कितना दिया K1। दूसरा स्टेप इरिवर्सिबल है लेकिन स्लो है। दूसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट K2 है। तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल लेकिन फास्ट है और तीसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या है K3 है। तो एस्टेब्लिश द रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन। इस गिवन रिएक्शन का ये जो रिएक्शन दिया गया है इसका रेट लॉ लिखना है हम लोगों को। तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिए। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है। मैकेनिज्म बता दिया, पहला स्टेप फास्ट, दूसरा स्लो, तीसरा फास्ट, ठीक है ना। पहले स्टेप का जो हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1, दूसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट K2, तीसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट K3। अब हमें इन डाटा के बेसिस पर इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है। तो जरा ध्यान दे, इस बार पॉइंट्स को पहले दिमाग में बैठा ले तब क्वेश्चन को करें। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा और स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोएस्ट स्टेप से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोएस्ट स्टेप से। तो सॉल्यूशन पर चले, स्लोएस्ट स्टेप। तो R इक्वल टू, अब दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो भाई ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर 1 और इसका भी ऑर्डर 1। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोएफिशिएंट दोनों बराबर होते हैं। तो इसका रेट लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कीजिए। R इक्वल टू K2 N2O, R इक्वल टू K2 N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। ये तो हम लोगों ने लिख दिया भाई। जो स्लोएस्ट स्टेप था उसका रेट ला लिख दिए, लेकिन इस स्लोएस्ट स्टेप में जरा ध्यान दीजिए इंटरमीडिएट कौन कौन सा है। तो हम लोग का N2O2 मैकेनिज्म में है, यहाँ भी मैकेनिज्म में है। फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O, ये N2O। तो ज़रा यहाँ पर फोकस कीजिए, जो स्पेसीज को मैंने हाईलाइट किया है N2O2 क्या ओवरऑल रिएक्शन में है? नहीं है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड N2O मैकेनिज्म में तो है लेकिन क्या ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है? तो ये सब इंटरमीडिएट हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो N2O2 ये इंटरमीडिएट है तो इस इंटरमीडिएट को हमें हटाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। चलिए कैसे हटाएंगे उस पर आते हैं। तो पहले स्टेप पर आ जाइए। पहला स्टेप हम लोग का एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इक्वल टू, बोलिए कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? तो N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, डिनोमिनेटर में NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। तो N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, डिनोमिनेटर में NO के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब ये जो हम लोग का यहाँ से N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से बताइए N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? थोड़ा इसको और लेफ्ट में लिखा जाए, K1 इक्वल टू N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई NO के कॉन्सेंट्रेशन का क्या है? स्क्वायर। ये हम लोग का K। तो यहाँ से N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन बताइए कितना आएगा? तो K1 इंटू NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये K1 इंटू NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये जो हम लोग का निकल गया N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दे N2O2 के कॉन्सेंट्रेशन को, देयरफॉर R इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन रखा जाए, इसको यहाँ पर पुट किया जाए तो K1 इंटू NO का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए K1 कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट, तो ये K1 K2 मिलकर एक अनदर कांस्टेंट। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो फाइनल रेट लाया है, इस फाइनल रेट ला को देखिए, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हुआ? आंसर हुआ।
तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया मैकेनिज्म पर। दोनों क्वेश्चन में ध्यान में रखिए क्या क्या पॉइंट हम लोग को जब अपने से क्वेश्चन करने लगेंगे क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहला काम हम लोग का होगा स्लो स्टेप को देखना। अब स्लो स्टेप का जो रेट होगा उसको लिखेंगे, वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा। और स्लो स्टेप का रेट कैसे लिखेंगे, तो चूंकि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री होता है, तो चूंकि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो स्लोएस्ट स्टेप का रेट जो लिखा गया है उसमें इंटरमीडिएट है या नहीं है। अगर इंटरमीडिएट नहीं है वही फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो उस इंटरमीडिएट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज का क्लास हम लोग का मैकेनिज्म का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।